अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और हम कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं, इनके क्या कोई रूल्स वगैरह होते हैं, उनको हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये एक स्केल है और ये एक पिन है। इस पिन की हमने लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताएं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 3 सेंटीमीटर से कम है। तो आप इसका गैस लगाएंगे और आप में से कुछ स्टूडेंट्स इसका आंसर लिखेंगे कि हो सकता है कि इसकी जो लेंथ हो वो 2.2 सेंटीमीटर हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 2.2 नहीं बल्कि 2.3 सेंटीमीटर्स है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि 2.4 सेंटीमीटर हो। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है कि 2 सेंटीमीटर जो है उसका नाम सब ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये 2 तो लाजमी है। इसे हम कहेंगे कि ये आपका एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। जबकि जो इससे अगले डिजिट हैं जिसमें 2 आ जाता है, 3 आ जाता है और 4 आ जाता है, 2, 3 और 4, इसमें इनको डाउट है। तो इन डिजिट्स को हम कहेंगे कि ये डाउटफुल डिजिट है। तो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफ़ाइन करें तो क्या डेफिनेशन में सिर्फ नॉन डिजिट्स आएंगे, क्या उसमें ये डाउटफुल डिजिट्स नहीं आएंगे? तो ऐसा नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन में ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी, उसमें नॉन डिजिट्स भी आएंगे और उसमें जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है ये भी ऐड होगा। चलें, नॉन डिजिट की तो हमें समझ आती है कि ये उसके अंदर काउंट होंगे। डाउटफुल डिजिट उसके अंदर काउंट कैसे हो सकता है? क्या ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हम इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन में काउंट करते हैं? तो यस, जी हाँ, ये आपको जो है एक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। अब ये हमें इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं? देखें, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इसकी मेजरमेंट करके देंगे और इसका आप आंसर लिखेंगे 2.2 है, 2.3 है या 2.4 है, वो इसलिए बता रहे हैं कि आप ये चीज़ देख रहे हैं कि इसकी जो पिन की लास्ट एज है वो इस 2 और 3 के सेंटर से इस साइड के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी पिन की वो 2.1 पॉसिबल है, 2.2 पॉसिबल है, 2.3 पॉसिबल है, 2.4 भी पॉसिबल है। लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 2.5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2.5 जो होगा वो 2 और 3 के मिड में आएगा, वो कहीं इस पॉइंट के ऊपर जाकर बनेगा और आपकी जो एज है इस पिन का वो इसके मिड से लेफ़्ट साइड के ऊपर है। इट मीन्स कि इसकी लंबाई 2.5 से लेस है। तो हम ये कहेंगे कि इसकी लंबाई ना तो 2.5 हो सकती है ना 2.6 हो सकती है, या सिंपली कहें तो 2.5 से आगे ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये डिजिट्स भी हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट करते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या होगी। तो किसी भी मेजरमेंट्स के अंदर ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, जितने भी हमारे नॉन डिजिट्स हैं, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपके जितने भी नॉन डिजिट्स हैं और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो होगा ये कंबाइंड फॉर्म में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताते हैं। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो क्या इसके कोई रूल्स वगैरह हैं? तो अब हम उनके रूल्स वगैरह को डिटेल से देखेंगे। तो फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आपके जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह 1 से लेकर 9 तक जितने भी आपके डिजिट्स हैं ये काउंट होंगे। अगर हम एग्जांपल ले लें तो एक मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें, मैं एक वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ 2.7341। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो क्योंकि सारे के सारे ही काउंट होते हैं तो इसके अंदर टोटल जो है वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो होंगे। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ 3129, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो काउंट होंगे। तो सिंपली कहें कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या ज़ीरो इसके अंदर होगा काउंट या नहीं होगा? तो उसमें कंडीशन है मे और मे नॉट की। ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है
ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता है। तो अब हम ये देखेंगे कि ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होगा। अगर ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए, ज़ीरो बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अगर आपका ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आएगा तो फिर वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे ये ज़ीरो है, अब ये देखें 4 और 5 के दरमियान में है, तो ये ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट काउंट होगा। और इसमें टोटल कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 4 बन जाएंगे। अब कब नहीं होगा, अगर आपका ज़ीरो लेफ़्ट साइड के ऊपर चला जाए, ऑन लेफ़्ट साइड ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर आपके ज़ीरोज़ जो हैं वो लेफ़्ट साइड के ऊपर चले जाते हैं किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो वो काउंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखें कि ये एक वैल्यू है, अब इसमें जितने भी ये ज़ीरोज़ आ रहे हैं ये इस सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ़्ट साइड के ऊपर है, तो इनमें से कोई भी ज़ीरो जो है वो काउंट नहीं होगा। तो टोटल इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे वो सिर्फ दो ही हैं, 3 और 5। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 बन जाएंगे। नेक्स्ट, अब हमने सेंटर में भी देख लिया कि ज़ीरो अगर सेंटर में होगा, मिड में होगा तो वो काउंट होगा, अगर लेफ़्ट साइड पे होगा तो वो काउंट नहीं होगा। तो क्या राइट साइड वाला काउंट होगा या नहीं होगा, तो राइट साइड में अगेन मे और मे नॉट की कंडीशन आएगी कि राइट साइड का ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। तो पहले हम ये देखते हैं कि कब ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। अगर तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू है वो डेसिमल्स के अंदर है, पॉइंट्स के अंदर है, तो फिर राइट साइड के ज़ीरो जो हैं वो काउंट होंगे। मिसाल के तौर पे जिस तरह ये देखें, ये एक आपके पास एग्जांपल है 3.4000। अब इसमें देखें पॉइंट आ गया, ये डेसिमल वैल्यू है, तो इसमें राइट साइड के ऊपर जितने भी ज़ीरोज़ होंगे ये काउंट होंगे। तो टोटल इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे, एक आपके पास 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ये दो कंफर्म हो गए। अब डेसिमल की वजह से ये तीनों के तीनों ज़ीरो भी काउंट होंगे, तो टोटल आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें वैल्यू डेसिमल में नहीं है बल्कि इंटीजर्स फॉर्म में है, तो फिर आपका ज़ीरो जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, या वो डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर कितने सिग्निफिकेंट ज़ीरो जो हैं वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे और कितने नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये आपके पास नंबर है कि 8000, कोई भी वैल्यू है हमारे पास, अब इसमें ये ज़ीरोज़ काउंट होंगे या नहीं होंगे तो ये डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इंटीजर में है तो फिर ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने ज़ीरोज़ आपके काउंट होंगे और कितने ज़ीरोज़ आपके काउंट नहीं होंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपका डिपेंड करता है उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर जहाँ से आपने ये मेजरमेंट ली है। ये हमने यहाँ पे लिखा कि जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स है डिपेंड्स करेगा किस चीज़ के ऊपर, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये किसी मैस की वैल्यू है, हमने किसी डिवाइस से मेजर किया और उसका आंसर आया 8000 किलोग्राम। अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कितने ज़ीरोज़ जो हैं वो आपके सिग्निफिकेंट होंगे और कितने ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने ये मेजरमेंट एक ऐसी डिवाइस से ली है जिसका लीस्ट काउंट जो है उस इंस्ट्रूमेंट का 1 किलोग्राम है। अब इसमें देखें कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो इसके सारे के सारे ज़ीरो जो हैं वो काउंट हो जाएंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने इस वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, जब आप इस वैल्यू को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो आपने इस आंसर को अब ऐसे ही नहीं लिखना, बल्कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, मतलब कि डेसिमल्स के अंदर ले जाएंगे। तो फिर इसका आंसर बन जाएगा 8.000 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब क्योंकि सारे के सारे जब 1 से डिवाइड करेंगे तो सारी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी, और जैसे ही आपका आंसर ये आएगा तो फ़ौरन आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख देना है। तो ये आपका जब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे तो 8.000 मल्टीप्लाई 10⁻³ बन जाएगा। अब देखें ये आपकी वैल्यू जो है वो डेसिमल के अंदर चली गई है, तो अब हम यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ आपको कि जो पावर्स होती हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं होती, इसके अलावा जो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट होते हैं। तो अगर आप इसको इग्नोर कर दें तो यहाँ पर देखें तो टोटल 4 डिजिट्स हैं आपके पास, तो इस वैल्यू के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं काउंट होंगे। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि आपका वही इंस्ट्रूमेंट अगर उसका लीस्ट काउंट 10 kg हो जाए, तो फिर इसमें कितने ज़ीरो जो हैं वो काउंट होंगे।
तो फिर आप इसको चेक करने के लिए इस वैल्यू को अगेन अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इस वैल्यू को 8000 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो इसका एक ज़ीरो जो है वो कम हो जाएगा। तो फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे 8.20, एक ज़ीरो हमने यहाँ से कम कर दिया और पावर अगेन वही रहेगी 10 पावर 3। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे अब वो 4 की बजाय 3 हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि उसका लीस्ट काउंट 10 की बजाय 100 है तो फिर यहाँ से एक ज़ीरो और कम हो जाएगा, फिर इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 रह जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसका जो रूल है वो यही है कि व्हेन द मेजरमेंट इज़ रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन और इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि जब भी आप मेजरमेंट्स को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो जो फिगर्स होंगी अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि आपने पावर ऑफ 10 जो है इनको आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं करना, इनके अलावा जो टर्म्स होंगी वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट होंगी। यही बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी इसके इन केसेस के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर ये एक वैल्यू है तो इसके अंदर जो 10 पावर 4 है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाले डिजिट्स जो हैं आपके काउंट होंगे। अगेन क्योंकि डेसिमल वैल्यू है तो इसमें राइट साइड के ज़ीरोज़ काउंट होते हैं। तो टोटल इस वैल्यू के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स के केस में, कि जब आप कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज़ को या डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक लंबा चौड़ा आंसर आता है। अब हमें ये नहीं समझ आती कि हमने उस आंसर को कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो अब हम इस चीज़ के अंदर वही चीज़ सीखेंगे कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं आपने उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है। प्रोडक्ट और कोशंट, कोशंट मीन्स के डिवाइड के अंदर आपने ये देखना है कि किसके पास सबसे कम लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर है। एक्यूरेट फैक्टर को आप सिंपली कह दें कि किस वैल्यू के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में हम वैल्यूज़ के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। जिस वैल्यू के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हम अपने आंसर को वहीं तक राउंड ऑफ करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक वैल्यूज़ है। अब इसमें देखें इस वैल्यू के अंदर जो आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 हैं। इस वैल्यू के अंदर जो आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं और इस वैल्यू के अंदर भी आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। तो आपने इन दोनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा। अब हमने इस आंसर को राउंड ऑफ करना है तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम इन वैल्यूज़ के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। तो इसमें मैंने पहले बताया कि 4 हैं, इसमें 3 हैं और इसमें 4 हैं, तो सबसे कम इस वैल्यू के अंदर है। तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपका ये फैक्टर 3.46 10 पावर 4 था इसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स या लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर है और वो टोटल कितने हैं आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपने अपने आंसर को भी राउंड ऑफ कर देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो जब आप अपने इस आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे तो इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1.45 तक बनेंगे। यहाँ तक इसका आंसर बनेगा। अब ये डिजिट जहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना होता है उससे अब हम अपना अगला डिजिट देखते हैं। अब क्योंकि वो 5 से बड़ा है तो हम उससे जो पीछे वाली वैल्यू होगी उसके अंदर एक ऐड कर देंगे तो फिर इसका जो आंसर बन जाएगा वो आपके पास बनेगा 1.46 मल्टीप्लाइड 10 पावर 3। ये इसका एक्यूरेट आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे होगा। ये तो हो गया मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस के अंदर। अगर हम वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसके अंदर हम किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो उसमें स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को देखना है कि किसके बाद किस वैल्यू के पास पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं। जिस वैल्यू के पास सबसे कम डिजिट्स होंगे पॉइंट के बाद तो आप अपने आंसर को भी वहाँ तक राउंड ऑफ करना है। मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में हम सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद के डिजिट्स देखते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह ये 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास, आपने इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस किया, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है अपने आंसर को राउंड ऑफ करना है। तो हम इसको कहाँ तक करेंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक, 2 डिजिट तक या 3 डिजिट्स तक। तो इस चीज़ का फैसला जो है ये वैल्यूज़ बताएंगी आपको। आप इन वैल्यूज़ में देखेंगे कि सबसे कम पॉइंट के बाद किसके पास डिजिट्स हैं।
तो फर्स्ट वैल्यू में देखें तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इस वैल्यू को देखेंगे तो पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, इस वैल्यू को देखेंगे तो पॉइंट के बाद तीन डिजिट्स हैं। तो सबसे कम डिजिट किसके पास थे? इस वैल्यू के पास। तो और वो कितने हैं? एक डिजिट है। तो आप अपने आंसर को भी राउंड ऑफ कर देंगे पॉइंट के बाद एक डिजिट तक। तो फिर इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा? 75.5। ये इसका एक्यूरेट आंसर जो है वो काउंट होगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो कितना बन जाएगा? 75.5 मीटर। नेक्स्ट, ये कुछ रूल्स होते हैं राउंड ऑफ करने के, कब हम वैल्यूज़ में एक प्लस करते हैं, कब हम वैल्यूज़ के अंदर वन प्लस नहीं करते राउंड ऑफ करने के लिए। तो ये रूल्स आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़े थे, वही रूल्स हम यहाँ पे रिवाइज भी करेंगे। पहला रूल ये था कि जहाँ तक आपने अपने आंसर को राउंड ऑफ करना होता है, आप उससे अगले डिजिट को देखते हैं। अगर आपका अगला डिजिट 5 से बड़ा होगा तो फिर हम उसके अंदर एक वैल्यू को ऐड कर देंगे, और अगर वो वैल्यू 5 से छोटी होगी तो फिर हम उसके अंदर वो 1 ऐड नहीं करते। मिसाल के तौर पे जैसे ये वैल्यू है 43.76, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट्स तक। तो इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक बन जाएंगे? 4, 3, 7, यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो अब हम इससे अगले डिजिट को देखेंगे कि क्या वो 5 से बड़ा है या नहीं। तो ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो फिर आप क्या करेंगे? इस 7 के अंदर एक प्लस कर देंगे। तो फिर स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 43.8। ये इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है 56.84। अब इसमें भी मैं आपसे कहता हूँ कि आपने इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब इसके भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक बन जाएंगे 5, 6, 8 तक। तो अब अगेन इससे अगला डिजिट देखेंगे कि क्या वो 5 से बड़ा है या नहीं। अगर तो 5 से बड़ा है तो आप इसमें 1 प्लस कर दें। अगर ये वैल्यू 5 से छोटी है तो फिर आप इसमें प्लस नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो अब क्योंकि ये 4 है, 5 से लेस है, तो अब हम इस वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 56.8। ये इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर हमने ये चीज़ तो अंडरस्टैंड कर ली कि अगर 5 से बड़ा होगा तो ऐड करेंगे, अगर 5 से छोटा होगा तो उसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट कर लें अगर एग्जैक्ट 5 आ जाए, जैसे कि ये वाला केस है, तो अब हमें यहाँ पर ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कोई ख़ास रूल लगेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपने इस चीज़ को देखना है कि अगर आपका लास्ट डिजिट जो है वो 5 बन जाता है, जिस तरह के यहाँ पर है, तो आप उससे पीछे वाले डिजिट्स को देखेंगे, जो उससे पीछे वाला डिजिट होगा कि वो इवन है या ऑड है। अगर तो स्टूडेंट वो इवन है फिर आप उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अगर वो डिजिट ऑड हुआ तो फिर आप उसके अंदर 1 प्लस करके उसको इवन बना देंगे। आसानी के लिए आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो आपका आंसर हर हाल में पॉजिटिव इवन होना चाहिए, इवन नंबर। तो अब ये देखें कि लास्ट डिजिट 5 है आपका, तो आप उससे पिछला डिजिट देखेंगे क्या वो इवन है या ऑड है। तो हमारे केस में इवन है, तो अब हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ही इवन है, तो हम इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो फिर इसका आंसर बन जाएगा 73.6। ये इसका आंसर बन जाएगा। अगर नेक्स्ट वैल्यू देखें तो यही वैल्यू मैं आपको दोबारा दे देता हूँ, लेकिन अब देखें मैंने यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दी, मैंने 6 की बजाय 7 कर दिया। तो अगेन देखें आपका लास्ट डिजिट 5 है, लेकिन अब देखें हम उससे पीछे वाले डिजिट को देखेंगे कि क्या वो इवन है या ऑड है। तो अब आपका जो 7 है वो ऑड डिजिट है। अगर ये ऑड डिजिट होगा तो उसके अंदर हम 1 प्लस कर देंगे। तो जब आप इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे तो फिर इसका आंसर जो है वो क्या बन जाएगा? 73.8 इसका आंसर बनेगा, क्योंकि आपका ऑड डिजिट था। ऑड डिजिट होगा तो हम उसके अंदर एक प्लस जो है वो करेंगे, तो ये 73.7 जो है कन्वर्ट हो जाएगा 73.8 के अंदर। और लास्ट, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसका आंसर मुझे बताएं, आपने इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि मैंने इसको राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट्स तक, तो ये 3 डिजिट्स यहाँ तक हो जाएंगे। तो अब हम उससे अगला डिजिट देखेंगे कि क्या वो 5 से बड़ा है या छोटा है। तो
अभी हमने पढ़ा था कि अगर लास्ट डिजिट 5 होगा तो हम उससे पीछे वाला डिजिट देखते हैं कि इवन है कि ऑड है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स देखेंगे कि ये इवन है, तो क्योंकि ये 8 है तो फिर हम इसको एज इट इज़ यही इसका आंसर बन जाएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर सेलेक्ट करेंगे 56.8, ये आंसर टिक कर देंगे। हालांकि ये आंसर आपका गलत होगा। अब ये आंसर गलत क्यों होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स जो रूल था 5 वाला, ये हमने तब पढ़ा था जब लास्ट डिजिट 5 हो। यहाँ पर देखें आपका लास्ट डिजिट 5 नहीं है, बल्कि अभी पीछे आगे भी वैल्यूज़ हैं उसके, तो यहाँ पर ये वाला रूल लास्ट डिजिट 5 वाला अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लास्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और इसको एज इट इज़ रिड्यूस करते जाएंगे जिस तरह हमने पिछले रूल्स पढ़े हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसको समझाने के लिए यही वैल्यू मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ 56.8546। सबसे पहले आप इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू 5 से बड़ी है, तो जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो ये 4 जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 5 के अंदर। अब ये लास्ट डिजिट 5 बन गया। अब क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो अब हम इससे पीछे वाला डिजिट देखेंगे कि क्या वो इवन है या ऑड है। तो अब देखें ये 5 जो है वो ऑड डिजिट है। अब क्योंकि ये ऑड डिजिट है तो अब इसके अंदर हम 1 प्लस कर देंगे, तो फिर इसका आंसर क्या बन जाएगा 56.86। अब अगेन हमने अपने आंसर को राउंड ऑफ करना था 3 डिजिट्स तक, तो अब हम उसे अगला डिजिट देखेंगे कि क्या वो 5 से बड़ा है या छोटा है। तो क्योंकि अब 6 आ गया तो वैल्यू 5 से बड़ी है, तो अगेन हम इसके अंदर एक ऐड कर देंगे, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 56.9 बनेगा। तो ये इसका एक्यूरेट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, कब हमने इसको राउंड ऑफ करना होता है, कब हम इसको राउंड ऑफ नहीं करते। तो जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।